बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। मैं आपका टीचर इब्राहिम हैदर अली फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मियां चन्नू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड्स। हम जो है वो फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर जो है उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो जिसमें हमने स्टार्ट में कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े, फिर हमने लिपिड्स पढ़े, फिर हमने प्रोटीन्स पढ़ी। नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लिक एसिड्स। आज के लेक्चर में हम न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका इंट्रोडक्शन और उनका जनरल स्ट्रक्चर। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो न्यूक्लिक एसिड की जो हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पहले तो उसकी तरफ आते हैं कि कब ये डिस्कवर हुए थे। तो एक जर्मन साइंटिस्ट जिसका नाम था फ्रेडरिक मिशर, उसने डीएनए को डिस्कवर किया था 1869 में। डिस्कवर उसने कैसे किया था? बेसिकली मिशर ने क्या किया था, एक वाइट सब्सटेंस निकाला था फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ ह्यूमन सेल्स। इंसानी सेल्स में से ख़ास तौर पे जो पस सेल्स है ना, जो रेशा होता है दानों के अंदर, पस सेल्स के अंदर से उसको एक वाइट सब्सटेंस मिला था। फिर उसने मुख्तलिफ जानवरों को भी स्टडी किया था, तो फिशेस वगैरह, उनके स्पर्म्स के अंदर भी उसको एक वाइट कलर का सब्सटेंस मिला था। ही कॉल्ड दिस सब्सटेंस न्यूक्लिन बिकॉज इट सीम टू बी स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियस। उसने इस सब्सटेंस को नाम दिया था न्यूक्लिन, क्योंकि वो न्यूक्लियस में दरियाफ्त हुआ था, इसलिए उस सब्सटेंस का नाम न्यूक्लिन रखा था। सिंस न्यूक्लिन वाज एसिडिक, क्योंकि वो जो वाइट सब्सटेंस उसको मिला था उसकी केमिकल नेचर जो है एक एसिड के जैसी थी, तो फिर उसका नाम बाद में चेंज होके रख दिया गया न्यूक्लिक एसिड। तो ये इसकी मतलब डिस्कवरी के वाले से था कि जो फ्रेडरिक मिशर ने उसको 1869 में डिस्कवर किया था। मुख्तलिफ सेल्स के न्यूक्लियस में वो मिला था वाइट सब, इंसानों के सेल्स में भी, दूसरे जानवरों में, फिशेस के अंदर भी, उनके न्यूक्लियस में एक वाइट कलर का सब्सटेंस उसको मिला था। उस वाइट सब्सटेंस को पहले उसने न्यूक्लिन का नाम दिया था, क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक एसिड जैसे थे, तो इसलिए उसका नाम फिर चेंज होकर न्यूक्लिक एसिड रख दिया गया था। 1920 की दहाई में जाकर फिर एक साइंसदान था, उसका नाम था पीए लेविन। उसने फिर इसका स्ट्रक्चर स्टडी किया था न्यूक्लिक एसिड्स का, कि ये बने कैसे होते हैं, इनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो ये था इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर की तरफ चलेंगे। तो टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, स्ट्रक्चर के लिहाज से देखा जाए ना, तो न्यूक्लिक एसिड दो टाइप्स के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए, और दूसरा है राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए। डीएनए और आरएनए दो तरह के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। डीएनए अक्कर्स इन क्रोमोसोम्स, जो सेल्स के अंदर हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जो खसूसियात जिनके ज़रिए वालदैन से वो बच्चों में आती हैं, तो नस्ल दर नस्ल चलती हैं, वो क्रोमोसोम के ज़रिए जाती हैं। तो क्रोमोसोम्स में डीएनए ही होता है। फिर ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, थोड़ी बहुत अमाउंट में ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है, और क्लोरोप्लास्ट जो पौधों के अंदर सेल्स में पाए जाते हैं उनमें भी डीएनए होता है। जो आरएनए है यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड, वो न्यूक्लियोलस में पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर भी एक, जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर एक और गेंदनुमा हिस्सा होता है, उसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो न्यूक्लियोलस में आरएनए पाया जाता है। राइबोसोम जो है हमारे, जो प्रोटीन्स बनाते हैं सेल के अंदर, राइबोसोम्स के अंदर भी बेसिकली डीएनए आरएनए होता है। साइटोसोल जो साइटोप्लाज्म के अंदर भी आरएनए होता है, और दूसरे हिस्सों में भी सेल के मुख्तलिफ हिस्सों में आरएनए हो सकता है। तो डीएनए और आरएनए जो कहाँ कहाँ पाया जाता है, इधर थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन था। नेक्स्ट हम चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड जो है ना, ये कम्प्लेक्स चीज़ें, ये भी मैक्रोमॉलिक्यूल्स में शुमार होते हैं। तो छोटे छोटे यूनिट्स जिनसे मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनते हैं, उन यूनिट्स को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स।
जैसे प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से मिलके बनती हैं, लिपिड्स जो हैं वो फैटी एसिड ग्लाइसरोल से मिलके बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसेक्राइड्स मिलकर पॉलीसेक्राइड्स बनाते हैं। तो इसी तरह डीएनए आरएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनते हैं। और जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है, एक न्यूक्लियोटाइड वो 3 चीज़ों पे मुश्तमिल है। अगर हम न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर पे आएँ तो न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें हैं। एक होती पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर मतलब 5 कार्बन शुगर, 5 कार्बन वाली। आपने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स में कि 3 से लेकर 1000 तक कार्बन एटम्स होते हैं। तो 3 वालों को हमने कहा था ट्राइओस, 4 वालों को टेट्रोस, तो 5 वालों को पेंटोस। तो एक 5 कार्बन वाली शुगर होती है। नेक्स्ट दूसरा जो है नाइट्रोजनस बेस है। नाइट्रोजनस बेसिस में जो है वो उसकी भी हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट। और तीसरा पार्ट होता है फास्फोरिक एसिड। तो 3 बेसिकली पार्ट्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। एक है पेंटोस शुगर, दूसरा नाइट्रोजनस बेस और तीसरा फास्फोरिक एसिड। अब तीनों पार्ट्स को हम 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले क्या है? पेंटोस शुगर, 5 कार्बन शुगर। तो डीएनए में भी पेंटोस शुगर है, डीएनए की पेंटोस शुगर और आरएनए की पेंटोस शुगर, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। जो डीएनए की पेंटोस शुगर है उसे हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोज। ये आपके सामने जो बनी हुई है ये डीएनए की है, डीऑक्सीराइबोज। इसमें देखें कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन है और 5 कोनों वाला रिंग है। ये वही है राइबोफ्यूरानोज। बस फ़र्क क्या है? जो आरएनए में पाई जाती है वो राइबोज है और जो डीएनए में पाई जाती है वो डीऑक्सीराइबोज है। दोनों में फ़र्क ये है, ये देखें सेकंड कार्बन के साथ ही OH ग्रुप है। इधर सेकंड कार्बन के साथ OH ग्रुप नहीं है, यानी उसका ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, तो वो अकेला H है। तो डीऑक्सी का मतलब ही होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो डीएनए में जो पेंटोस शुगर है उसमें एक ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए उसे डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। और आरएनए में जो पेंटोस शुगर है वो नॉर्मली है, वो राइबोज ही होती है। वो जो आप मोनोसेक्राइड्स में आपने राइबोफ्यूरानोज पढ़ी, एक्चुअली वो आरएनए वाली है। और जो डीएनए में है वो अगर हम राइबोज में से ऑक्सीजन कम कर दें तो वो डीऑक्सीराइबोज हो जाती है। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज है, इसलिए तो डीएनए का नाम भी है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, क्योंकि उसके अंदर डीऑक्सीराइबोज होती। तो डीएनए के अंदर पेंटोस शुगर ये वाली होगी और आरएनए के अंदर ये वाली। दूसरा पार्ट जो न्यूक्लियोटाइड का है वो है नाइट्रोजनस बेसिस। इन्हें नाइट्रोजनस क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर नाइट्रोजन होती है। ये 2 तरह की हैं, एक हैं प्योरीन्स और दूसरी हैं पायरिमिडीन्स। प्योरीन्स का जो स्ट्रक्चर देखा जाए तो उनमें 2 रिंग्स होते हैं, डबल रिंग्ड है। ये नीचे दोनों बनी हुई हैं प्योरीन, एडेनिन और गवानीन। ये प्योरीन्स हैं आपके सामने। देखिए इनके अंदर 2 रिंग्स हैं, एक रिंग जो है वो 6 कोनों वाला, एक साथ 5 कोनों वाला। इधर एडेनिन में भी 2 रिंग्स हैं और गवानीन में भी 2 रिंग्स हैं। ये दोनों प्योरीन्स हैं। जो दूसरी हैं पायरिमिडीन्स, दे आर सिंगल रिंग। इनमें एक ही रिंग होता है। इसमें है साइटोसिन, थायमीन, यूरासिल। इनका स्ट्रक्चर आप देखें, इनमें एक एक रिंग होता है। नाइट्रोजन तो सब में ही होगी ना, इसलिए तो ये नाइट्रोजिनस है। वो चाहे डबल रिंग्ड हो चाहे सिंगल रिंग्ड हो, नाइट्रोजन सब में ही होती है। लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। डबल रिंग्ड वालों को हम प्योरीन्स कहते हैं और सिंगल रिंग्ड वालों को हम पायरिमिडीन्स कहते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस। तो तीसरा पार्ट है फास्फोरिक एसिड। ये आपके सामने जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर है, H3PO4। ये एज सच तो इस हालत में नहीं होता, ये आयनाइज हालत में होता है फास्फेट की सूरत में। तो बेसिकली चूँकि ये एसिड है इसलिए हम इसे फास्फोरिक एसिड लिखेंगे, पर होता ये आयनाइज हालत में है। अब 3 पार्ट्स मिलेंगे तो फिर जाके न्यूक्लियोटाइड बनेगा। इसका मतलब है पेंटोस शुगर में से शुगर, वो चाहे राइबोज हो चाहे वो डीऑक्सीराइबोज हो, नाइट्रोजनस बेसिस जो हमने पढ़ी हैं प्योरीन्स, पायरिमिडीन्स, उनमें से एक नाइट्रोजनस बेस और तीसरा फास्फेट, ये तीनों चीज़ें मिल जाएं
तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। अब ये आपके सामने एक न्यूक्लियोटाइड का जनरल स्ट्रक्चर है। ये जो है ये राइबोस शुगर है 5 कोनों वाली, ये डीऑक्सी अब बनी हुई है। इसका देखें सेकंड कार्बन जो है इसके ऊपर भी एच है नीचे भी, तो डीऑक्सी राइबोस है। इसके पहले कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस है, यहाँ पे इन्होंने कौन सी अटैच की है, ये एडेनिन है। और 5वें कार्बन पे क्या अटैच है, फास्फेट ग्रुप। इसका मतलब एक जो न्यूक्लियोटाइड है वो कब बनता है, जब पेंटोज शुगर के पहले कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस अटैच हो और 5वें कार्बन पे फास्फेट ग्रुप अटैच हो। ये जो रिंग्स हैं, ये पेंटोज शुगर का रिंग, इसके यहाँ पे जहाँ पे इस वक्त मेरा रेड सर्कल है, यहाँ कार्बन नंबर 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ नीचे 3 होता है, यहाँ 4 होता है और यहाँ क्या होता है 5। ये 5 इसके साथ फास्फेट इसलिए कह रहे हैं कि ये देखें, वैसे तो इसके स्ट्रक्चर में आप गौर से देखें 3 OH हैं, तो एक OH ने तो बॉन्ड बना लिया पेंटोज शुगर के साथ, 2 OH थे वो आयनाइज हो गए, तो ओवरऑल ये एक PO4, ये एक फास्फेट ग्रुप बन गया। तो न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रक्चर है उसमें 3 चीज़ें हैं। एक उसमें पेंटोज शुगर है, वो राइबोस भी हो सकती है, वो डीऑक्सी राइबोस भी हो सकती है। दूसरा उसमें नाइट्रोजनस बेस है, वो कोई सी भी हो सकती है, यहाँ इन्होंने एडेनिन लगाई, गवानीन भी हो सकती है, साइटोसिन भी हो सकती है, थायमीन भी हो सकती है, यूरासिल भी हो सकती है, और एक फास्फेट ग्रुप होता है। अब फ़र्ज़ करें अभी सिर्फ 2 चीज़ें अटैच हैं, पेंटोज शुगर और उसके साथ कोई नाइट्रोजनस बेस, तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। जब फास्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है इस पूरे को कहेंगे हम न्यूक्लियोटाइड। तो 2 टर्म्स होती हैं, एक होता है न्यूक्लियोसाइड, एक होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में फ़र्क क्या है, न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बनता है और जो न्यूक्लियोसाइड है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। न्यूक्लियोसाइड में 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं, पेंटोज शुगर है, साथ नाइट्रोजनस बेस है। और न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस के अलावा एक तीसरा पार्ट भी है, उसे हम कहते हैं फास्फेट ग्रुप। अगर ये तीनों चीज़ें हैं जुड़ी हुई फिर वो होगा न्यूक्लियोटाइड। अगर फास्फेट को निकाल दिया जाए, इसको निकाल दें, तो फिर ये 2 चीज़ें जुड़ी हैं, नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर, तब इसे हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। इसका मतलब पहले पेंटोज शुगर है, उसके ऊपर नाइट्रोजन बेस अटैच हो तो न्यूक्लियोसाइड, और जब फास्फेट भी अटैच हो जाए तो न्यूक्लियोटाइड। और कार्बन नंबर हमेशा याद रखने हैं, मारूजी के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि कार्बन नंबर 1 के ऊपर नाइट्रोजन बेस अटैच होती है और कार्बन नंबर जो 5 है उसके ऊपर फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। तो इस तरह 2-3 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं और उनसे फिर बेसिकली DNA भी बनता है, उनसे फिर RNA भी बनता है। तो जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा था कि मोनोसेक्राइड जुड़ते हैं तो उनके दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। फिर हमने लिपिड्स में पढ़ा था फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जुड़ते हैं तो एस्टर बॉन्ड होता है। फिर हमने प्रोटीन में पढ़ा कि अमाइनो एसिड जुड़ते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जब जुड़ेगा तो उनके दरमियान भी बॉन्ड बनता है, उसे हम कहते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। वो जब हम DNA और RNA पढ़ेंगे उनकी तफसील, उसमें हम फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को भी डिस्कस करेंगे। तो ये आज का थोड़ा सा लेक्चर था कि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, किसने इनको डिस्कवर किया, उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनते हैं तो न्यूक्लियोटाइड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो इसको हम अब देखें, इस नीचे उन्होंने न्यूक्लियोटाइड का नाम लिखा हुआ है एडिनोसिन मोनोफास्फेट AMP। आपने पढ़ा होगा ATP एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, इसका मतलब वो भी एक न्यूक्लियोटाइड है। वो फ़र्क क्या है, उसमें 3 फास्फेट होते हैं। नॉर्मली जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें 1 फास्फेट ही होता है, लेकिन 2 फास्फेट वाले भी होते हैं, 3 फास्फेट वाले भी होते हैं। तो फिर उसका नाम चेंज हो जाएगा। अगर 1 फास्फेट है तो मोनोफास्फेट, 2 फास्फेट हैं तो डाईफास्फेट, 3 फास्फेट्स हैं तो ट्राईफास्फेट, तो इसका नाम चेंज होता है। अब इनके दरमियान बॉन्ड कैसे बनता है, न्यूक्लियोटाइड जुड़ते कैसे हैं, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, वो फिर हम इंशाल्लाह कल के जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे DNA के बारे में, जब हम पढ़ेंगे तफसीलन। आज एक जनरल लेक्चर था कि न्यूक्लिक एसिड्स होते क्या हैं बेसिकली और उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो उसको गौर से पढ़ना है आपने, कहीं भी कन्फ्यूजन हो, कोई बात समझ ना आई हो
तो मैं हाज़िर हूँ। पहले भी आप लोगों में से कई बच्चे सवालात पूछते हैं तो मैं फ़ौरन उनका जवाब देता हूँ। तो फिर भी कोई कन्फ्यूजन अगर कोई रह जाती है तो बच्चे मुझे, कई बार ऐसा भी हुआ है कि बच्चों ने मुझे कॉल्स भी की हैं। तो चलो अच्छी बात है, इसका मतलब आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसको गौर से पढ़ें समझें। मैं आपके कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हमेशा हाज़िर हूँ। अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर नए लेक्चर के साथ कल हाज़िर होंगे। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।